मनोज, ऐसा मत करो, वो हमें खत्म कर देगा। पिताजी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कुछ नहीं होगा एक निवाला खाने से। मेरी बात मानो बेटा, ये परंपरा बहुत समय से चल रही है, हमें इसे तोड़ना नहीं है। इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा पिताजी। आज इस झूठ का पर्दा फाश कर ही देते हैं। देखा पिताजी, कुछ नहीं हुआ। आप खामखा डर रहे थे। मनोज। जंगल के बिल्कुल किनारे बसा था सोनापुर गांव। छोटा सा गांव, लेकिन दिलों से बहुत बड़ा। यहाँ के लोग सीधे साधे और मददगार थे। पर इस गांव की खुशी के पीछे एक डर भी छिपा था। गांव से लगा हुआ एक रहस्यमय जंगल। ये जंगल सामान्य नहीं था। गांव वालों का मानना था कि उसमें कोई अदृश्य जंगल देवता वास करता है। सालों से एक अजीब नियम चला आ रहा था। हर दिन एक परिवार को जंगल में मटन बिरयानी चढ़ानी होती थी। अगर किसी दिन ये नियम टूट जाता तो कभी सूखा पड़ता, कभी बीमारी फैलती, तो कभी जानवर गांव पर हमला कर देते। आज इस नियम की बारी थी रघु और उसकी पत्नी सरिता की। दोपहर की धूप में हाथ में टोकरी लिए दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अरे सरिता, बिरयानी को अच्छे से दम तो दिया था ना? हाँ जी, पूरे मन से बनाई है। मसाले भी एकदम सही हैं, बहुत स्वादिष्ट बनी है। तुमने बिरयानी चखी तो नहीं? नहीं जी, बस खुशबू से ही समझ गया कि स्वाद बढ़िया है। अच्छा किया। अगर चखी होती तो हम गांव वापस लौट ही नहीं पाते। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? कहते हैं जो इंसान देवता की चढ़ाई हुई बिरयानी चख ले, वो जंगल से कभी बाहर नहीं आता। दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बड़ा काला पत्थर था। रघु ने कांपते हाथों से बिरयानी रखी। हे जंगल के देवता, आपके लिए गर्मा गर्म मटन बिरयानी लाए हैं। इसका स्वाद स्वीकार करें और हमारे गांव को माफ करना। हवा अचानक तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगी। रघु जी, चलो जल्दी यहाँ से। बिना पीछे देखे दोनों तेज कदमों से गांव की ओर लौट चले। उसी सोनापुर गांव में दो नौजवान रहते थे, रोहित और गोपाल। दोनों बचपन के दोस्त थे। हर शाम बस्ती के कोने में लगे कमलू की भेलपुरी के ठेले पर बैठकर गपशप करते थे। उस दिन भी दोनों वहीं बैठे थे। अरे भाई कमलू, तुम्हारी भेलपुरी तो गजब की है। खाकर पूरा मन खुश हो जाता है। सच कह रहा है, ऐसी चटपटी भेलपुरी कहीं नहीं मिलेगी। क्यों ना आज जंगल के शैतान को ही तुम्हारी भेलपुरी खिला दे, फिर देखना रोज रोज बिरयानी मांगना बंद कर देगा। अरे भाई, ऐसा मजाक मत करो। आज मेरी बारी है जंगल जाने की, वैसे ही दिल कांप रहा है। तो क्या हुआ, हम दोनों भी चलेंगे, देखेंगे आखिर कैसा है वो शैतान। नहीं भाई, जब तुम्हारी बारी आए तब जाना, मेरे साथ मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल छोड़ रोहित, हम फिर कभी जाएंगे। दोनों दोस्त हंसते हुए घर चले गए। अगले दिन सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कमलू जंगल से वापस नहीं आया था। ये खबर आग की तरह फैल गई। कमलू की पत्नी कमला रोते बिलखते सीधे मुखिया के घर पहुंची। मुखिया जी, मेरे पति कल जंगल गए थे, अब तक नहीं लौटे। कमला, लगता है उसने बिरयानी खा ली होगी, इसी वजह से जंगल के शैतान ने उठा लिया। नहीं मुखिया जी, वो कभी नॉनवेज खाते ही नहीं। बिरयानी उन्होंने नहीं खाई होगी, जरूर कुछ और बात है। लगता है इस बार कुछ अलग हुआ है। कहीं ये आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत तो नहीं? अफवाह मत फैलाओ। आज ही 4 आदमी जंगल में भेजते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। 4 गांव के लोग जंगल में गए। शाम तक खोज करते रहे, लेकिन ना कमलू मिला, ना कोई निशान। थके हारे वे लौट आए। धीरे धीरे गांव ने इस बात को सच मान लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कमला अपने घर में चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू और मन में तूफान। कमलू जी, आप कहाँ हो? तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर आज मैं खुद जंगल जाऊं और जब वो शैतान बिरयानी लेने आए तो उसका पीछा करूं, शायद वही मुझे कमलू जी तक पहुंचा दे। कमला ने उसी पल फैसला कर लिया। वो उठी और गांव के एक आदमी के पास जाकर बोली, भैया, आज जंगल में बिरयानी लेकर कौन जाने वाला है? आज तो जंगल जाने की बारी गोपाल की है।
ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। वो तुरंत गोपाल को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा गोपाल सिर पर टोकरी रखे जंगल की ओर जा रहा था। कमला के मन में आवाज गूंजी, यही मौका है कमलू जी को ढूंढने का। वो चुपचाप गोपाल के पीछे पीछे चलने लगी। आज पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। थोड़ी देर बाद वो उस काले पत्थर के पास पहुंचा, बिरयानी रखकर हाथ जोड़े। हे जंगल के देवता, यह आपकी भेंट है। इतना कहकर वो तेज कदमों से वापस लौट गया। कमला दूर एक पेड़ के पीछे छिपी सब कुछ देख रही थी। समय बीतता गया। अचानक पत्थर के पास हलचल हुई। कमला की आंखें फैल गईं। बिरयानी की टोकरी हवा में तैरने लगी। हे भगवान, गला सूख गया। बिरयानी धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगी। डर के बावजूद कमला ने दांत भींचे और उसका पीछा करने लगी। कुछ ही देर में कमला एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंची। कमला रुक गई। अंदर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। अगर मैं नहीं गई तो कमलू जी कभी नहीं मिलेंगे। हिम्मत जुटाकर वो गुफा के अंदर चली गई। 2 दिन बीत गए। कमला बाहर नहीं आई। गांव में हड़कंप मच गया। एक आदमी मुखिया के पास आया। मुखिया जी, कमला 2 दिन पहले मुझसे पूछ रही थी कि जंगल जाने की बारी किसकी है। लगता है वो भी जंगल गई थी। मुखिया चिंतित हो गए। तभी भीड़ के बीच से कमला खुद चलती हुई आई। उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में डर नहीं बल्कि कोई गहरी सच्चाई थी। कमला, क्या तुम जंगल में गई थी? हाँ मुखिया जी, और मुझे अब पता चल चुका है कि उस जंगल में शैतान कौन है। पूरा गांव सन्न रह गया। तो बताओ कौन है? आज रात आपको सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। डर से मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो। रात भर पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका रहा। कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई दीपक बाहर नहीं जला। हवा तक थमी हुई लग रही थी। फिर सुबह हो गई। मुर्गे की बांग के साथ लोगों की हिम्मत लौटी। धीरे धीरे गांव वाले बाहर निकल आए। अरे भाई, पूरी रात शांति से निकल गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। लगता है वो कमला झूठ बोल रही थी। पति के जाने के गम में शायद दिमाग खराब हो गया है। लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक गोपाल हांफता हुआ दौड़ता आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। अरे भाइयों, बड़ी अनहोनी हो गई। क्या हुआ? मुखिया जी अपने घर में नहीं है, रात से गायब हैं। पूरा गांव सन्न रह गया। उधर मुखिया जी की नींद टूटी। ये मैं कहाँ आ गया? तभी सामने से किसी के कदमों की आवाज आई। कमला धीरे धीरे आगे आई। कमला, तुम यहाँ? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मुखिया जी घबराइए मत, आज आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तभी पीछे से एक और आदमी आया। मुखिया जी की आंखें फटी रह गईं। कमलू, तुम जिंदा हो? हाँ मुखिया जी, मैं जिंदा हूँ और सब सच जानता हूँ। मुखिया का सिर चकराने लगा। ये सब क्या हो रहा है? तभी गुफा के अंधेरे से एक और आदमी बाहर आया। लंबा कद, पुराना चेहरा, ठंडी मुस्कान। उसे देखते ही मुखिया के होश उड़ गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम कैसे जिंदा हो? तुम तो 10 साल पहले मर चुके थे। मरा हुआ नहीं हेमंत, मैं तो तब से जिंदा हूँ जब से इस जंगल का सबसे बड़ा झूठ शुरू हुआ था। ये बात 10 साल पुरानी थी। उस समय सोनापुर गांव खुशहाल था। खेत लहलहाते थे और लोगों के चेहरों पर भरोसा झलकता था। उस वक्त गांव के मुखिया थे रमन ठाकुर। ईमानदार, निडर और विकास को सबसे ऊपर रखने वाले इंसान। गांव में एक मजबूत पुल बनने वाला था जिससे जंगल के उस पार के गांव से रास्ता जुड़ जाता। एक दिन रमन ठाकुर के घर हेमंत आया। साथ में गांव के 2 और आदमी थे। मुखिया जी, ये पुल वुल छोड़िए, जो पैसा आया है हम आपस में बांट लेंगे। मैं गांव वालों को कोई कहानी सुना दूंगा, सबका फायदा होगा। हेमंत, तुम्हारे जैसे लालची लोगों की वजह से ही गांव आगे नहीं बढ़ता। मैं पुल बनवाऊंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुखिया जी, आप अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो चला गया। घर पहुंचते ही हेमंत का गुस्सा साजिश में बदल गया। उसने गांव के एक आदमी संजय को अपने साथ मिला लिया।
कुछ दिनों बाद संजय मुखिया के घर आया। मुखिया जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, घर में बिरयानी की दावत रखी है, आप जरूर आइए। जरूर आऊंगा संजय। शाम को रमन ठाकुर संजय के घर पहुंचे। घर कुछ ज्यादा ही सुनसान था। अरे संजय, आज तो तुम अकेले ही हो, बाकी लोग नहीं आए? वो सब खाकर चले गए मुखिया जी, बस आप ही रह गए थे। उसने थाली परोसी, गर्मा गर्म मटन बिरयानी। जैसे ही रमन ठाकुर ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनका चेहरा बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे। कुछ ही पल में वो जमीन पर गिर पड़े। तभी दरवाजा खुला। बहुत ईमानदारी दिखा दिया आपने मुखिया जी। रात के अंधेरे में हेमंत ने रमन ठाकुर को बैलगाड़ी में डाला और जंगल के अंदर फेंक आए। अगले दिन हेमंत ने पूरे गांव को झूठ बोला। मुखिया जी को जंगल के शेर ने मार डाला। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा, गांव की हिफाजत करना। घना जंगल, वही जगह। कमला, कमलू और रमन ठाकुर हेमंत को उसी स्थान पर लेकर आए। हेमंत, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो किया बहुत बड़ा अपराध था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अब इस माफी का कोई मतलब नहीं। आज तुम्हें वही बिरयानी खानी होगी जो 10 साल पहले तुमने मुझे खिलाकर मारा था। कमला और कमलू चुपचाप आगे बढ़े। कांपते हाथों से उन्होंने हेमंत को बिरयानी खिलाई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया। कमला, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब सोनापुर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुखिया जी, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपका अधूरा सपना पूरा करूंगी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.